हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि अक्टूबर 2023 की थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज उसका 17 पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट को मैं इतना भगा रही हूँ जल्दी क्योंकि थोड़ा लेट हूँ और अभी हम लोग को नवंबर भी करना है। चलिए फिलहाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले टॉपिक को समझते हैं। नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स 2023 के अंदर। नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में। तो प्राइज़ क्यों दिया गया है? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए दिया गया है जिन्होंने जनरेट करा एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर के अंदर। किनको मिला है? पेरी एगोस्टिनी को मिला है, फेरेंस क्रॉस को मिला है और एनी एल ह्यूलियर को मिला है। अब एटो सेकेंड और एटो सेकेंड साइंस क्या होती है थोड़ा समझते हैं। ये हो देखिए, ये जो है ना क्विलियंथ पार्ट सेकंड का, ये कहता आता है एटो सेकंड, फिर ये सेकंड हो गया और फिर एज ऑफ यूनिवर्स हो गया। अब समझिए कैसे निकाला जा रहा है। देखिए जो सेकंड्स हैं यहाँ ये इस तरह से देखिए, इस तरह से डील कर रहे हैं। अब देखिए एटो सेकंड ये इक्विवेलेंट है 1 × 10⁻18 ऑफ अ सेकेंड को देखते हैं। एटो सेकेंड की साइड डील करती है प्रोडक्शन में एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइट पल्सेस को और इसका यूज़ करती है स्टडी करने में सुपर फास्ट प्रोसेस को। आइए इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को समझते हैं। ये जो हमने ना स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए मैटर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या होती है साथियों? इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को आसान शब्दों में समझें तो ये बिहेवियर है और मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो वो चलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर ट्रैवल करते हैं। एटम्स का जो नेचुरल टाइम स्केल है ये बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है और एटम्स मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं इन मिलियंस ऑफ अ बिलियंथ ऑफ सेकेंड में। कितनी देर हो गई, मतलब इसको हम लोग फेम्टो सेकेंड कहते हैं। फेम्टो सेकेंड इज इक्वल टू द 10⁻15 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव या चार्ज करते हैं रैपिडली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एटो सेकेंड, जिसकी वजह से इनको जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टडी करना। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो फेम्टो सेकेंड है उसको देखा गया कि शॉर्टेस्ट अचीवेबल ड्यूरेशन है लाइट पल्सेस में, इसलिए स्टडी जो इलेक्ट्रॉन की काफ़ी मुश्किल बन गई। भाई इतनी जल्दी होगा तो कैसे होगा। अब ओवरटोन देख लीजिए क्या है। अभी हाउ डिड डिस्कवरी ओवरटोन दिस चैलेंज। पहले ओवरटोन्स देखिए कि ओवरटोन्स ये वेव्स ऑफ लाइट है जिनकी वेवलेंथ जो है वो देखा जाए तो वो एक वॉज एन इंटरगर फ्रैक्शन ऑफ अ बीम से होती है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बीम के अंदर वेवलेंथ 100 है तो ओवरटोन मान लीजिए वो जो है उसकी वेवलेंथ 10, 25, 50 एक्सेट्रा ऐसे हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 बढ़ रहा है, मतलब 15 फिर 25। तो इस तरह से ओवरटोन जो है इनका कई सारे सेवरल साइकिल्स होते हैं। हर एक साइकिल जो है वो फंडामेंटल टोन में होता है और ओवरटोन काम करते हैं सेम उसी तरीके से जैसे लाइट की वेव्स करती हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप, गिटार की स्ट्रिंग है, टोन ऐसी, ओवरटोन ये हो गई। उसके बाद ओवरटोन 2 देखो इस तरह से लूप बन रहा है, ओवरटोन 3 इस तरह से बन रहा है। तो अब आए कि हाउ डिड द डिस्कवरी ओवरकम दिस चैलेंज, है ना। तो ये जो चैलेंज है, मतलब ये वाला मैंने बताया ना ऊपर कि इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समझना। तो ये जो डिस्कवरी इन्होंने करी है जिसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो इसकी डिस्कवरी से इस चैलेंज को कैसे हम जो है झेल सकते हैं, या मतलब झेलना क्या, मतलब इनसे कैसे हम बाहर आ सकते हैं और चीज़ें हम कैसे आगे स्पीड में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखो जो जनरेशन ऑफ एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट किया है एनी एल ह्यूलियर ने, तो हुआ क्या कि 1987 में इन्होंने और इनकी कलीग्स ने ट्रांसमिट करा एक इंफ्रारेड लेज़र बीम को थ्रू नोबल गैस के माध्यम से, एंड इसने बहुत सारी ओवरटोन को प्रोड्यूस करा। तो जब पीक एक ओवरटोन की मर्ज करी दूसरे ओवरटोन की पीक के साथ, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला और इसमें एक लार्जर बीम जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है। सेम तरह से जब बीम एक ओवरटोन की मर्ज करी थ्रू ऑफ अनदर, तो हालांकि इसमें कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुआ, मतलब कैंसिलिंग देमसेल्फ आउट, है ना। इन्होंने दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया दोनों बीम्स ने। तो दोनों बहुत सारे ओवरटोन्स को कंबाइन करके इसी तरह से जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि फाइन ट्यून करा एक सेटअप जिससे प्रोड्यूस हुआ लाइट पल्सेस को फ्यू 100 एटो सेकेंड्स के लिए। तो अब यहाँ पे समझते हैं और चीज़ों को। ओके, प्रोडक्शन ऑफ पल्स ट्रेन
ये किसने किया? ये किया पेरी ऑगस्टिनी ने और फेरेंस क्रॉस ने। तो 2001 में पेरी ऑगस्टिनी और फेरेंस क्रॉस ये प्रोड्यूस कर पाए वेरीफाइड एटोसेकेंड पल्सेस को ट्रेन के अंदर। तो एक ऐसी पल्स जिसमें एक बीच में गैप होता है, फिर उसके बाद फिर पल्स होती है ना। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं राइट साइड पे। 2017 तक एक्सपर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाए थे पल्स को एज शॉर्ट एज 43 एटोसेकेंड्स तक। अब रिजल्टेंटली क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने प्रोड्यूस करा पल्सेस ऑफ लाइट को जो मेजर करे जा सकते थे अब एटो सेकेंड में, और ये पल्सेस का यूज़ करा जाता था प्रोवाइड करने के लिए इमेजेस ऑफ अ प्रोसेसेस जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, इसकी बड़े इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को समझने में ये मददगार काफ़ी साबित हुए। अब यहाँ देखिए जो वर्ल्ड है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्लोर कराता है विद द शॉर्टेस्ट ऑफ लाइट पल्सेस। देखो जब लेज़र लाइट ट्रांसमिट होती है गैस के माध्यम से या अल्ट्रावायलेट ओवरटोन्स के माध्यम से, तो ये निकलती है फ्रॉम द एटम्स इन द गैस। तो इस राइट कंडीशन में अगर ये ओवरटोन्स देखी जाए तो ये मे बी इन फेज, बट इनका जो साइकिल है वो आपस में कोइंसाइड करता है, कंसंट्रेट करता है एटो सेकेंड के पल्सेस को, और ये एटो सेकेंड पल्सेस जो है वो बनती हैं। अब ओवरटोन्स आर सुपर इम्पोज्ड, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए और इस तरीके से देखिए जो मैंने आपको बताया ना, और एटो सेकेंड पल्सेस इस तरीके से, और जो री इन्फोर्स फॉर कैंसिल ईच अदर तो इस तरह से होती हैं, है ना। ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पे सही चल रही है या कैंसिल हो रहा है। और ये चीज़ समझिए, ये मैंने बताया ना कि एक टाइम तक क्या हुआ, पल्स आई, उसके बाद गैप आया, फिर पल्स आई। तो ये अब कहाँ पे एटो सेकेंड फिजिक्स का आप यूज़ करोगे? देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी फोटो दी गई है, एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो देखो गैस लाइट सब बता रहे हैं ना, ये गैस से होके गुजर रही है, फिर इधर आई, फिर देखिए लेज़र लाइट से जो है ये लेज़र लाइट की जो लेज़र लाइट है पूरी है ना, लेज़र लाइट को जब हम मार रहे हैं तो कहाँ कहाँ से किस किस तरह से मार रहे हैं। फिल्टर देखिए, पल्स ट्रेन यहाँ पे बन रही है, इस जगह पे बन रही है, फिल्टर है। फिर ये देखिए इस तरीके से, है ना, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो या आप इसका जो है इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। तो लेज़र लाइट को डिवाइड करा गया यहाँ पे दो बीम्स में मोटे मोटे तौर पे। एक का यूज़ करा रहा है एक ट्रेन ऑफ एटो सेकेंड पल्सेस बनाने के लिए, और ये पल्स ट्रेन उसके बाद इसे ऐड करा जा रहा है ओरिजिनल लेज़र पल्स में। तो जब करा जा रहा है और कॉम्बिनेशन का यूज़ करा जा रहा है एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कंबाइंड बीम यहाँ आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन क्या है एटो सेकेंड फिजिक्स की? देखिए मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में अगर हमें प्रेजेंस कुछ मॉलिक्यूल्स की देखनी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें मॉलिक्यूलर लेवल चेंजेस ब्लड में पता करना हो, डिजीज़ का पता लगाना हो, अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट में मददगार साबित होगा ताकि अच्छा टेलीकम्युनिकेशन, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सके। इलेक्ट्रॉन जो उनका जो प्रिसिशन कंट्रोल कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि शॉर्ट लिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेस को मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और कैटलिसिस के फील्ड में समझ सकें। नेक्स्ट आता है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 का। प्राइज़ दिया गया है डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए क्वांटम डॉट्स की। अवॉर्डीज़ जो हैं वो प्राइज़ दिया गया है मोंगी जी बैवेंडी को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी येकीमोव को। क्वांटम डॉट क्या है ये यहाँ देखिए, क्वांटम डॉट एक क्रिस्टल है जो ऑफन जिसके अंदर जो है ऑफ जस्ट अ फ्यू थाउजेंड एटम्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज़ की बात करें तो इसके अंदर सेम रिलेशनशिप होता है टू अ फुटबॉल एज अ फुटबॉल हैज़ टू द साइज़ ऑफ अर्थ। इतना ही समझ लीजिए कि क्या होगा, ठीक। इस हिसाब से इसको कंपेयर कर लो तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि साइज़ में इट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू अ फुटबॉल एज अ फुटबॉल हैज़ टू अ साइज़ ऑफ अर्थ। अर्थ में जितना बड़ा फुटबॉल होगा ना उतना ही बड़ा समझ लीजिए फुटबॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वांटम डॉट होगा। क्वांटम डॉट के बारे में कुछ बात जानते हैं। ये एक मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स हैं जिनके साइजेस नॉर्मली जो है वो 10 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये होते हैं अलग अलग तरीके के एटम से बने होते हैं, कैडमियम, सेलेनियम वगैरह से, और सेम तरह का बिहेवियर हमने कुछ मेटल्स में भी देखा है। इसलिए कुछ केसेस में ये एक्सेप्टेबल है कि हम बात कर सकते हैं मेटल क्वांटम डॉट्स की भी। क्वांटम डॉट्स जो होते हैं इन्हें डिनोट किया जाता है आर्टिफिशियल एटम्स या जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के तौर पर। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनमें क्वांटम कन्फाइनमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से काफ़ी यूनिक ऑप्टिकल और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं। फ्लोरेसेंस की बात करें, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या लाइट सोर्स इन पे आता है, इनमें पड़ता है, तो ये डॉट्स फोटॉन्स को इमिट करते हैं कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के। ट्यूनेबल एमिशन की बात करें तो ये डॉट्स जो हैं वो एमिट करते हैं लाइट अलग अलग कलर्स की, डिपेंड करता है उनके साइज़ पे, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं साइज ट्यूनेबल एमिशन, और ये वाइडली इसका यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को और बायो इमेजिंग को भी। फोटो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डॉट्स काफ़ी लेस प्रोन है फोटो ब्लीचिंग से।
फोटो ब्लीचिंग मतलब लॉस ऑफ फ्लोरोसेंस ओवर टाइम, अगर आप इसको कंपेयर करोगे और ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक डाइज से, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इमेजिंग एप्लीकेशन इनके द्वारा करी जा सकती है। मटेरियल वैरायटी की बात करें तो ये डॉट बने होते हैं अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जैसे कि कैडमियम सेलेनाइड से, लेड सल्फाइड से, इंडियम आर्सेनाइड से, और खुद की इन सब की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर बायो कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कुछ क्वांटम डॉट्स जो हैं वो बायो कंपैटिबल है, इसका मतलब इनको अब बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में बिना किसी हार्म करे लिविंग सेल्स को यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है बायो इमेजिंग के लिए और साथ में ड्रग डिलीवरी के टाइम पे भी। अब समझिए, कुछ टर्म को समझिए। क्वांटम कन्फाइनमेंट जो मैंने बोला, इसका मतलब होता है ऐसा फिनोमिना इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है जब पार्टिकल, टिपिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी जगह पे सब इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब जब पार्टिकल्स को आप स्क्वीज करोगे छोटे छोटे रीजन्स में, तो ये क्या करेंगे, यूनिक बिहेवियर दिखाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर क्वांटम। अब क्वांटम अफेक्ट तब निकलता है जब पार्टिकल श्रिंक होते हैं। जब पार्टिकल जस्ट अ फ्यू नैनोमीटर्स डायमीटर में अगर हों और स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल है वो एकदम ज़रा सी हो जाए, तो इसकी वजह से पार्टिकल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अफेक्ट होने लगती है। जैसे कि आप देखो, इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे अब छोटे में ऐसे हो गई और हो गई इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे लार्जर जो बड़े बड़े नैनो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है इलेक्ट्रॉन वेव के लिए, वही जगह जो छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं उसमें लेस स्पेस देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉन वेव के लिए। आइए, कुछ नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो ऐसा क्या इन्होंने रिसर्च करा है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अर्ली 1980s में एलेक्से एकिमोव ने सक्सेसफुली क्रिएट करा था एक साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट्स को कलर्ड ग्लास के अंदर। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा था कि जो पार्टिकल साइज है वो अफेक्ट करता है कलर को ग्लास के वाया क्वांटम इफेक्ट्स। कुछ सालों बाद लुइस ब्रूस ऐसे पहले साइंटिस्ट बने पूरे विश्व के जिन्होंने प्रूव करा साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट्स को पार्टिकल के अंदर, जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं किसी फ्लूइड में। 1993 में मोंगी बेवेंडी ने डेवलप करी एक ऐसी टेक्निक जिससे क्वांटम डॉट्स को बनाया जा सकता है वेल डिफाइंड साइजेस का विद हाई ऑप्टिकल क्वालिटी। अब क्वांटम डॉट को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ये आप देख लो। बायो इमेजिंग और मेडिसिन में, क्वांटम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मशीन विजन में, एनर्जी हार्वेस्टिंग में, देखिए ना मेडिसिन वगैरह में तो आप देख सकते हो, बायो लेबल, सेंसर, ड्रग डिलीवरी, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। तो बहुत मशीन में अगर देखें तो चार्ज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, कैमरा, डिस्प्ले, एल्यूमिनेशन, है ना, जलाने वलाने के लिए भी, सोलर कंसंट्रेशन में भी, तो फोटोवोल्टाइक सेल में भी एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए बहुत जगह यूज़ हो सकता है। अब एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम डॉट्स की बात करें तो आप इनको अलग अलग डोमेन में कर सकते हो, डिटेल से बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे टीवी स्क्रीन बेस्ड जो QLED टेक्नोलॉजी पे हैं, LED लैम्प पे हैं, आई भी हैं। एडवांस सर्जरी में, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, नैनो मेडिसिन, बायोकेमिस्ट और डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको मैप करने के लिए बायोलॉजिकल टिश्यू वगैरह को। फिर एंटी काउंटरफीट मेजर, जिसमें सिक्योरिटी मार्कर्स है करेंसी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में, थिनर सोलर सेल्स में, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टाइनी सेंसर्स में, इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन वगैरह में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी फॉर मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। अब समझते हैं क्या है। प्राइज़ दिया गया है ये क्योंकि डिस्कवरीज करी गई थी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन, जिनकी वजह से डेवलपमेंट हुआ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स का अगेंस्ट कोविड-19। किनको अवार्ड मिला है? अवार्ड प्राइज़ दिया गया है ये कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन को। आइए वैक्सीनेशन और कोविड-19 के बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन काम करता है कैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स आपको और बढ़ाता है एक पर्टिकुलर पैथोजन को लेके। वैक्सीन्स जो होती हैं वो किल्ड और वीकेंड वायरस पे बेस्ड होती है, मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, और अवेलेबल हैं ये वैक्सीन्स अगेंस्ट पोलियो, मीजल्स और येलो फीवर के अगेंस्ट। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी तो होल वायरस की बजाय अब सिर्फ उसी वायरल का उस पार्ट को ही, जो है उस वायरल जेनेटिक कोड को ही सिर्फ और सिर्फ टच करने लगे, जिसकी वजह से, है ना, मतलब समझिए क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो पूरे वायरस की बजाय जस्ट अ पार्ट ऑफ वायरल जेनेटिक कोड बिगैन टू बी इंट्रोड्यूस थ्रू वैक्सीन, जैसे कि DNA बेस्ड वैक्सीन आने लग गई। तो काहे को पूरा इतना करना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें और इन्हांस होती हैं। हालांकि लार्ज स्केल डेवलपमेंट DNA वैक्सीन्स का, इसमें सेल कल्चर की ज़रूरत होती है, मतलब ग्रोइंग ऑफ सेल अंडर कंट्रोल कंडीशन, और इसमें वक्त लगता है। तो जब आप DNA वैक्सीन पाते हो तो जो आपके सेल्स होते हैं
वो ट्रांसलेट कर देते हैं जीन के पार्टिकल को वायरस से या बैक्टीरिया से एक प्रोटीन में, और वो आपकी बैटरी जो आपकी बॉडी है वो रिकग्नाइज कर लेती है कि ये एक फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी में घुसा है। फिर आपका इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बनाता है वो लड़ लेता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन के खिलाफ। अच्छा, कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही डेडली चीज़ थी, इतनी तेज़ी में वायरस फैल रहा था, और यहीं पे mRNA टेक्नोलॉजी ने ये प्रूव किया कि ये बहुत ज़रूरी है और लेस टाइम में चीज़ें बन सकती हैं। अब हम mRNA समझते हैं। फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो होता क्या है कि हमारा जो DNA होता है उसमें सारी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। mRNA कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सेम इससे ही समझिए से ब्लूप्रिंट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो उसके बाद ट्रांसलेट करे जाते हैं प्रोटीन में। आरएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोसाइड बेसिस होते हैं जिनमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AUGC कहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ATGC जो कि हम DNA में देखते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें ये होगा, और जो लेटर है इनका जेनेटिक कोड है, मैं आपको अभी बताऊंगी। ये mRNA की वैक्सीन कैसे काम करती हैं? इनकी वैक्सीन यूज़ करती हैं मतलब जो mRNA वैक्सीन होती हैं वो यूज़ करती हैं mRNA जिसे क्रिएट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और ये हमारे सेल्स को बताता है कि किस तरीके से आपको प्रोटीन बनाना है, या इवन एक जस्ट अ पीस ऑफ प्रोटीन जो ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी के अंदर। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA या सिंथेटिक mRNA, ये एक सिंथेटिक फॉर्म है mRNA का जिसका यूज़ होता है mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाने में। इसे लिविंग सेल के बाहर जो है क्रिएट किया जाता है। ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, और ये मदद करता है हमें प्रोटेक्ट करने मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में। साथ में बॉडी भी याद रखती है वो कौन सा पैथोजन था, इसलिए इम्यूनिटी आगे फ्यूचर तक के लिए बना के रख देती है। अब बात आती है कि DNA टू प्रोटीन कैसे है, यहाँ समझिए। DNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA ट्रांसलोकेशन प्रोटीन। अब RNA और DNA में यहाँ डिफरेंस बताया गया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए RNA में यहाँ पे आप सिंगल स्ट्रैंड देख रहे हो, DNA में आप देख रहे हो डबल, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड, वही जगह DNA का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो आप न्यूक्लियोट्रेसिस पाओगे, ठीक। इसके साथ यहाँ पे दोनों में ही आप हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट तो पा ही रहे हो, ठीक। और यहाँ जो है क्या कहते हैं ये आप बेस पेयर इसके अंदर देख रहे हो, यहाँ 2-2 देख रहे हो ना स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो है ये एक हो गया आपका साइटोसाइन, फिर हो गया आपका ग्यूनाइन, फिर है एडिनाइन, फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरेसिल और न्यूक्लियो बेसिस ऑफ RNA। ये आप 4 देख रहे हो, वही जगह यहाँ पे साइटोसाइन, ग्यूनाइन, एडिनाइन, थाइमाइन और न्यूक्लियो बेसिस ऑफ DNA देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो mRNA की वैक्सीन है वो ये प्रॉमिस करती है कि हम फास्टर वैक्सीन डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और ये चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ। ये चैलेंजेस ही को एड्रेस करा गया जो नोबेल लॉरेट्स ने काम किया उसको लेके। अच्छा, कुछ टर्म समझ लीजिए, वो आगे आपको काम आएंगे। जैसे कि मैमेलियन सेल्स क्या होते हैं? ये एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनको लिया जाता है किसी मैमल के टिश्यू से। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होता है, और ये इनक्लोज होते हैं बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे फंगी, प्लांट, एनिमल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब क्या काम किया इन नोबेल लॉरेट्स ने, थोड़ा सा समझिए। कंसर्न समझा mRNA वैक्सीन का इश्यूज जो विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA वैक्सीन के थे, जैसे इनस्टेबिलिटी। इन्होंने माना कि इन्होंने कंसिडर करा अनस्टेबल माना और चैलेंजिंग है डिलीवर करना इनको, और इसमें डेवलपमेंट चाहिए सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम का। फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो सेल हैं वो रिकग्नाइज करते हैं इन विट्रो ट्रांसक्राइब mRNA में एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्टिवेशन होता है, रिलीज होता है इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का। इनसफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर। और इन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों आखिरकार सिंथेटिक mRNA को एक फॉरेन सब्सटेंस माना जाता है, वाइल mRNA जो है फ्रॉम द मेमेलियन सेल्स ये सेम रिएक्शन नहीं देता। रीज़न दिया गया अलग रिएक्शन का ये कि mRNA जो है फ्रॉम सेल्स दैट इज़ मेमेलियन mRNA ये केमिकल चेंज से गुजरता है जब बॉडी में जाता है, वेयर सिंथेटिक mRNA जो है वो अनचेंज रहता है। और इसकी वजह से इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि कुछ क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ ये अलग होती हैं सिंथेटिक mRNA में फ्रॉम द मेमेलियन सेल्स mRNA से। अच्छा, अब ब्रेक थ्रू इन्होंने क्या किया, समझा
कैरियो को और वेस्टर्न ये जानते थे कि न्यूक्लियोसाइड बेसिस जो आरएनए में हैं उन्हें फ्रॉम मैमेलियन सेल्स ये जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली केमिकली मॉडिफाइड होते हैं। हाइपोथेसिस ये रखी इन्होंने, ये बात सोची कि जो एब्सेंस है ऑल्टर्ड बेसिस का इन द इन विट्रो ट्रांसक्राइब आरएनए ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों आखिरकार ये अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में इन्होंने अलग अलग वेरिएंट्स एमआरएनए के प्रोड्यूस करे और हर एक यूनिक केमिकल ऑल्ट्रेशन रखा अपने बेसिस में जो और उसको इन्होंने डिलीवर करा सेल्स में। रिजल्ट ये निकला कि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहे, एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जब बेस मॉडिफिकेशन को जो है इंक्लूड करा गया एमआरएनए के अंदर। अब यहाँ देखिए बेस मॉडिफाइड इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए क्या है। देखिए जो अनमॉडिफाइड एमआरएनए होता है उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप ये देख रहे हो तो ये है यूरिडाइन। वही जगह बेस मॉडिफाइड जो एमआरएनए है इसमें स्यूडो यूरिडाइन देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलता है अनमॉडिफाइड एमआरएनए में, वही जगह बेस मॉडिफाइड में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। अच्छा कि कहाँ कहाँ इस डिस्कवरी की एप्लीकेशन करी गई, तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में इसको करा गया। बेस मॉडिफाइड एमआरएनए वैक्सीन इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 सरफेस प्रोटीन को डेवलप किया गया बहुत ही बड़ी मात्रा में। एग्जाम्पल एमआरएनए वैक्सीन डेवलप करी गई थी फाइजर के द्वारा, बायोटेक के द्वारा और मॉडर्ना के द्वारा। रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट जो रहा इसमें बहुत फ्लेक्सिबल स्पीडी तरीके से डेवलप हुई और हमने एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आया वैक्सीन के लिए अगेंस्ट अदर इन्फेक्शनस डिजीज़ के लिए भी। बहुत ही बड़े लेवल पे इसको आप अप्लाई कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में, है ना, ताकि थेराप्यूटिक प्रोटीन और कुछ तरह के कैंसर टाइप को भी डील करा जा सके। ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो ये वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज़ को लेके, खासकर सीवियरिटी और स्प्रेड अगर कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक आता है तो उसके लिए। सॉरी मैं इतनी तेज़ी में पढ़ा रही हूँ बट पढ़ा रही हूँ ये समझिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी का। समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। करीब 128 स्टार्टअप ने लिखा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो अपोज करते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को का जो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है फॉर रेगुलेटिंग ओवर द टॉप सर्विसेज को लेकर। अब ओवर द टॉप सर्विस और रिलेशनशिप इनका टीएसपीज और ओटीटीज के साथ क्या है समझते हैं। ओवर द टॉप जो है ना, कैन बी ऐसा कंटेंट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकता है जो प्रोवाइड करा जाए टू द एंड यूज़र ओवर अ पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट के माध्यम से सीधा आपके मोबाइल पे या टीवी पे आ गया। अब इसको भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक करो OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो ये सर्विसेज रियल टाइम पर्सन को प्रोवाइड करी जाती हैं टू द पर्सन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा ओवर द इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह हो गया। फिर आता है OTT एप्लीकेशन सर्विसेज जिसमें आती हैं ऑल अदर OTT सर्विसेज जैसे कि मीडिया सर्विस, ट्रेड और कॉमर्स सर्विस, क्लाउड सर्विस, सोशल मीडिया वगैरह जैसे फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो अब बात आती है कि जो ये TSPs हैं दैट इज़ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और OTT दैट इज़ ओवर द टॉप सर्विसेज जो हैं इनके बीच में क्या रिश्ता है। देखिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्लेम करते हैं अपने राइट को टू आस्क फॉर फ्री फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, एंड ये देखने को मिला है कि एक मूव है ये अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी को लेके एक नए फॉर्म में। कैपिटल कॉस्ट इनकर जिन्होंने जो खर्चा करी है TSPs ने वो काफ़ी हाई होती है, जो मिलियंस ऑफ मतलब पैसे खर्च करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सर्विसेज के लिए जो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें, और जिसका ये पार्ट होते हैं OTT। इम्पैक्ट रेवेन्यू पे पड़ता है TSPs के ये क्यों, क्योंकि कुछ OTT जो है वो सेम सर्विस ये ऑफर करते हैं लाइक कॉल्स, मैसेजिंग सर्विस को इंटरनेट के ऊपर, और ये इनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। रेगुलेटरी परव्यू क्या है TSPs का, क्योंकि देखो सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देती है ना, रूल्स सरकार के इनके लिए हाई हैं, और ट्राई वगैरह जो है इनके भी रूल इसको बहुत हाई हैं। वेयर एज जो OTTs हैं इनमें कोई ऐसा डायरेक्ट ऑब्लिगेशन है नहीं। डिमांड क्या है, डिमांड फॉर ट्रांसमिशन कैपेसिटी प्रोवाइडेड बाय TSPs ये बढ़ गई है बाय OTTs कंटेंट, जिससे क्या हो रहा है कि नेट डेटा कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ रहा है और ये फेवर कर रहा है TSPs को। आइए समझते हैं न्यूज़ के बारे में और बात क्या है। देखिए TSPs आर ऑफ व्यू दैट OTT एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह जो है वो ना ही सिर्फ सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं इनके नेटवर्क की, बल्कि जो दूसरे OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये भी अच्छा खासा रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं इनको। इसलिए जो इंडियन TSPs हैं वो कह रहे हैं कि एक नेटवर्क यूसेज फ्री चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि ये दिया जाए फ्रॉम बिग टेक प्लेटफॉर्म्स एंड OTTs फॉर यूजिंग देयर
इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आखिरकार नेट न्यूट्रलिटी क्या है? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है ओपन इक्वल इंटरनेट फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस, एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म का जो भी यूज़ कर रहे हो और कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हो। जो इस आइडिया को बढ़ावा देते हैं उनका ये मानना है कि सारे कॉरपोरेशन, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हों, उनको इंटरनेट वो ट्रीट करें इंटरनेट डेटा को और यूज़र्स को एक समान इक्वली। तो ये कोई एक्सेस ना रोकें, स्लो डाउन ना करें एक्सेस स्पीड को, ना ही कोई कंटेंट को ब्लॉक करें कुछ यूज़र्स के लिए फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, है ना, अपने मतलब के लिए ये सब नहीं कर सकते। इशू की शुरुआत हुई जब फेसबुक ने लॉन्च किया था फ्री बेसिक्स को 2013 में, जिसको डिज़ाइन करा गया था एक सेट ऑफ वेबसाइट्स को प्रोवाइड करने के लिए, और कंटेंट वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल था सिर्फ उन यूज़र्स को और सब्सक्राइबर्स को जो कि रिलायंस नेटवर्क के थे इंडिया के अंदर। तो ट्राई ने क्या रिलीज़ करा था एक नया फ्रेमवर्क जिसे कहा था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक्स फॉर डेटा सर्विसेज रेगुलेशन 2016, जिसने यहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को रोक लगाई थी कि आप चार्ज नहीं कर सकते अलग अलग रेट, और इसलिए आप नेट न्यूट्रलिटी को जो है वो इंश्योर करिए। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं नेट न्यूट्रलिटी के? तो इक्वल एक्सेस मिले सारे इंटरनेट यूज़र्स को, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कंटेंट टाइप को लेकर ट्रांसपेरेंसी रहे नेटवर्क मैनेजमेंट में, कोई भी पेड प्राइवेटाइजेशन नहीं करा जाएगा जिसकी वजह से कुछ कंपनी को फेवर मिले, कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं करोगे आप स्पीड को लेके स्पेसिफिक वेबसाइट और एप्लीकेशन की, और ना ही ब्लॉक करोगे कोई भी एक्सेस किसी भी कंटेंट का लीगल वेबसाइट का या ऑनलाइन सर्विस का। तो इम्प्लीकेशंस कहाँ है डिसरिगार्डिंग नेट न्यूट्रलिटी? देखिए, इससे क्या होता है कि इंटरनेट डिस्क्रिमिनेशन होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ फेवर करते हैं और बूस्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को, एप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को उन कंज्यूमर्स को जिसकी वजह से भेदभाव पैदा होता है। डिस्करेजेस इनोवेशन। अगर देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल कंपनीज़ के लिए अगर हटाएंगे तो इससे वो और इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे नए आइडियाज़ से, और इससे जो है सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हाथ में चला जाएगा और वही मजबूत होंगी। फिर प्राइवेसी का कंसर्न है। आईएसपीज जो हो सकते हैं कि अपनी पावर का यूज़ करें और कलेक्ट और मोनेटाइज करें यूज़र का डेटा बिना उनकी कंसेंट के। लिमिट करेगा ये कंज्यूमर के फ्रीडम को। क्यों? क्योंकि आईएसपीज जो हैं वो अपना भाई एक्सेस और अफोर्डेबल रहेंगे कस्टमर्स को, ये समझेंगे अपने आप से क्या सस्ता है, और इनका फ्रीडम जो है टू चूज़ वो यहाँ पे रोक लगेगी उस पर। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड और बढ़ेगा, क्योंकि देखो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं जिनमें लेस एक्सेस है कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का, एजुकेशनल टूल्स का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, उनके पास तो चीज़ें पहुँच ही नहीं पाएंगी। आगे समझिए, वे फॉरवर्ड में ये बात कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए.के. भार्गवा कमेटी रिकमेंडेशन। देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ क्लॉज इन द लाइसेंस कंडीशन ऑफ टीएसपीज एंड आईएसपीज, जिससे क्या होगा कि इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि उन प्रिंसिपल्स और कंडीशन के हिसाब से चलेगा नेट न्यूट्रलिटी के, ठीक है, टिल सच टाइम एज एन अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क इज, जब तक के लिए एक सही लीगल फ्रेमवर्क नहीं आ जाता है ना, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, तब तक जो इंटरिम प्रोविजन है इन्फोर्सेबल है टू द लाइसेंसिंग कंडीशन वो एज सजेस्टेड बाय द कमेटी ये जो है रखी जाए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि फेयर हो, इक्वल हो दोनों ही प्लेयर्स के लिए, बिना अफेक्ट करे कंज्यूमर्स को। डिफाइन करना ओटीटी को और उनके सर्विसेज को। देखिए, सब कुछ अगर सेम रेगुलेशन में लाना है इनके कंटेंट को, सर्विस एक्सेट्रा को, तो सबको आप डेफिनेशन प्रॉपर दीजिए। प्रोटेक्ट करना है वेलफेयर कंज्यूमर्स का, ताकि कोई भी महंगा या इनडायरेक्टली कंज्यूमर को किसी तरह से बर्बाद ना किया जा सके, और गौर से समझ के एक्टिवली मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ट्राई के द्वारा, ताकि कोई भी वायलेशन ना करे इस नेट न्यूट्रलिटी का। नेक्स्ट टॉपिक आता है अनलॉकिंग इंडियाज स्पेस टेक पोटेंशियल। न्यूज़ में यूँ है क्योंकि एक रिपोर्ट है, इसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक। ये जॉइंटली लॉन्च करी गई इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नासकॉम, डेलॉयट इंडिया के द्वारा इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 में। अब इंडिया की स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो करेंटली इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है उसकी वैल्यू $8.4 बिलियन है। 2% शेयर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में है। विजन ये है कि हम 10% करना चाहते हैं। ये करीब अकाउंट करता है 0.25 ऑफ इंडिया के जीडीपी का, और मोर देन 190 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप हैं 2023 में। यहाँ पे देखिए टेबल 1 स्पेस वैल्यू चेन हम देखते हैं। अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में ये सेगमेंट रिफर करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को, जो प्रोडक्ट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्चिंग, ऑपरेशन और मॉनिटरिंग, इसमें की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वगैरह आती है स्पेस एसेट्स को लेकर, जैसे कि स्पेस का टूरिज्म, स्पेस माइनिंग। दूसरा आता है डाउन स्ट्रीम सेगमेंट, जिसमें इस सेगमेंट के अंदर सारे एप्लीकेशन सर्विसेज और डिवाइसेस आते हैं जो रिलाई करते हैं सैटेलाइट पे टू क्रिएट बिजनेस।
वैल्यू दिस इंक्लूड डुअल पर्पस सर्विसेज और एप्लीकेशन दैट कैटर टू स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल अर्थ ऑब्जर्वेशन। तीसरा आता है ऑक्सिलरी सेगमेंट, जिसमें प्राइमरी रिफरिंग टू द एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिन्हें ड्राइव करा जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ। इसके अंदर एडिशनल स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि स्पेस इंश्योरेंस और अवेयरनेस और एजुकेशन और ट्रेनिंग। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, बहुत फास्ट हो रहा है क्यों। इंडिया की स्पेस जर्नी में कैसे शिफ्ट आया थोड़ा समझते हैं। देखिए स्टार्ट समझते हैं। इंडियन स्पेस जर्नी की शुरुआत हुई जब हमने इनको स्पा, दैट इज़ इंडियन स्पेस कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को बनाया 1962 में। उसके बाद इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बनाया 1972 में। सरकार सिर्फ उस समय काम करती थी, तब से 2010 तक स्पेस सेक्टर पूरी तरह से सरकार के अंदर आता था और प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ही उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। फिर आया प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। स्पेस अब इसमें नहीं था सिर्फ कि सरकार रह जाए, ठीक है ना, अब इसमें ये था कि हमें प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेते हैं, है ना, और इससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, स्टैटिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ेगी। फिर बढ़ा सेगमेंटल डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक ज़्यादातर तो कंट्रीब्यूशन है स्पेस की टेक्नोलॉजी में, ये फॉर्म करता है अपस्ट्रीम सेगमेंट का। अपस्ट्रीम सेगमेंट मैंने आपको बताया सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चिंग वगैरह के माध्यम से। और इंडिया की जो नई स्पेस पॉलिसी 2023 की है, इसने और अपॉर्चुनिटी लाई है स्पेस टेक्नोलॉजी में कि हम इवन डाउनस्ट्रीम सेगमेंट को भी अब सर्व करेंगे। अब पोटेंशियल एरियाज़ क्या हैं हमारी इंडिया के डाउनस्ट्रीम स्पेस सेक्टर में, तो पहला आता है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसमें आता है कुछ सर्विसेज, स्टोरेज ऑफ सैटेलाइट डेटा की, डेटा एनालिसिस की और डेवलपमेंट की, एप्लीकेशन की। कुछ सेक्टर्स में जैसे कि एग्रीकल्चर में क्रॉप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, सॉइल मैपिंग, वेदर मॉनिटरिंग, इरीगेशन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। उसके अलावा अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी काम हो सकता है कि मास्टर प्लान डेवलपमेंट, अर्बन हीट आइलैंड, प्रेडिक्शन एंड मॉनिटरिंग। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करें तो प्रेडिक्शन एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो फिशरीज, ओशनियोग्राफी, जिसमें फिश डिटेक्शन और फोरकास्ट, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स वगैरह आते हैं। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सैटकॉम की। फोकस ये है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी बैंक ब्रांचेस को लेके गांव दराज के एरिया में, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट डिलीवरी और कुछ दूसरे सेक्टर जैसे कि टूरिज्म, पेमेंट, ट्रेड, डिजिटल कॉमर्स एक्सेट्रा। पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर सर्विसेज हैं जिसमें कि ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स, नेविगेशन सर्विसेज ऑन द एयर, लैंड, सी वगैरह। गाइडेंस की बात करें तो ड्रोन्स, नेविगेशन फॉर एंटरप्राइज, टोल कलेक्शन, रेलवेज। सिविल एविएशन की बात करें तो कमर्शियल एविएशन, एयरपोर्ट ऑपरेशंस वगैरह वगैरह। टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो टेलीकॉम, एनर्जी, फाइनेंस वगैरह वगैरह। स्पेस फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस ये समझते हैं, इसे कैरेक्टराइज करा गया है फोर्थ ऑपरेशनल डोमेन के तौर पे। स्पेस हमेशा से डुअल पर्पस सेक्टर रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। सिक्योर कम्युनिकेशन, जिसमें कि इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर और इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस एसेट्स, मरीन डोमेन अवेयरनेस वगैरह वगैरह इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत कैसे हुई थी। 2021 में लॉन्च करा गया, एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जिसे पूरी तरह सेटअप किया गया था सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। फाउंडिंग मेंबर्स में लार्सन एंड टर्बो, नेल्को, टाटा ग्रुप है, वन वेब, भारती एयरटेल वगैरह आते हैं। एक सिंगल ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में। उद्देश्य ये है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल पार्टनरशिप करके चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। अब बात क्या है कि इंडियन प्राइवेट जो स्पेस इकोसिस्टम है उसमें क्या चैलेंजेस हैं। देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अभी आप देखिए ना, वो जो अपने हैं एलॉन भैया है ना, कुछ इंडियन कंपनीज़ को अभी तो अपना सब समझना पड़ेगा, अपने आप को अलग बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपटीशन अच्छे से बीट कर पाएंगे। एक्सेस टू कैपिटल, देखो बहुत सारी फंडिंग जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ की होती हैं, वाइल जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज़ हैं वहाँ पे कम पैसा मिलता है ना, फंडिंग इतनी नहीं है। सप्लाई चेन डिसरप्शन है, देखिए ग्लोबल इनस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो हैं वो सप्लाई चेन पे डिसरप्शन या रोक लगाते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड एक्सेस मिलता है इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को फॉर प्राइवेट सेक्टर। कोई दूसरी दिक्कतें भी, जैसे इंडिया के स्पेस टेक मार्केट के अंदर जो है वो कमी है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इकट्ठा करने की, उसके अलावा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ की। स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने में, कि जितना पैसा लगा क्या वो जो है हमें उसका फ़ायदा उतना पहुंचाएगा, क्योंकि भैया स्पेस रिसोर्सेज की कॉस्ट सस्ती तो होती नहीं है। तो आगे क्या कर सकते हो आप, देखो एक्टिव रोल सरकार का होगा इसके अंदर। स्पेस सेक्टर
खुलेगा, सरकार का रोल अच्छा होगा, वही बढ़ावा दे कंज्यूमर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड सर्विसेज को, इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो उससे बढ़िया रहेगा, ग्रोइंग इकोसिस्टम और बढ़िया होगा। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़िया लाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे और ग्लोबल कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री का इनिशिएटिव लेकर के माध्यम से सैटेलाइट सर्विसेज, निसार, इंडिया, यूएस वगैरह जो है इसकी, तो इससे फ़ायदा होगा, ठीक। अब हम 3 पेज जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबा पार्ट अदरवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें तेज़ हो गया है, अब नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।